नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। और आज जो हमारी क्लास है वो है जालोर का इतिहास से संबंधित। ये हमारी दूसरी क्लास होगी। इससे पहले हमने एक महत्वपूर्ण क्लास है वो डाल रखी है। तो रीड से संबंधित सेकंड ग्रेड से संबंधित जो जीके की क्लास है उसका संपूर्ण कोर्स हम आपको अलीसा सक्सेस पॉइंट पे करवाएंगे। तो आप अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, सभी को बताइएगा कि संपूर्ण सेकंड ग्रेड और रीड का जो सिलेबस है वो इस पे हम सुचारू रूप से करवाएंगे विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी की क्लास। देखिएगा, तो हमने चौहान वंश से संबंधित जो क्लास थी कल की, उसमें हमने पढ़ लिया था कहां तक, जो 1305 ईस्वी का जो आक्रमण करते हैं एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, ठीक है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे जो युद्ध होता है 1308 का, जो अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में करते हैं सिवाना दुर्ग के ऊपर, और वही सिवाना दुर्ग जो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। और इस जालोर दुर्ग की कुंजी जो सिवाना दुर्ग है वो हमने कल चर्चा की थी कि हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसका जो निर्माण करवाते हैं वो वीर नारायण पवार इसका निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और ये मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सिवाना का दुर्ग। और सिवाना का दुर्ग जो है दोस्तों वो गिरी प्लस एरण दुर्ग है। यानी गिरी प्लस एरण दुर्ग की एक खासियत होती है, वो क्या होती है कि राजस्थान के जो भी दुर्ग गिरी प्लस एरण दुर्ग है उनको अगर उसके मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो वहां पर उसके अंदर प्रवेश कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इन्हीं पर चर्चा करें। देखे, कल जो हमने चर्चा की थी उस पे हम एक बार फिर से सुचारू रूप से देखते हैं। देखिएगा, हमने कल चर्चा की थी कानड़ देव चौहान के ऊपर। किसके ऊपर? कानड़ देव चौहान के ऊपर। तो देखिएगा, ये है कानड़ देव चौहान, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कानड़ देव, कानड़ देव, कानड़ देव चौहान के समय दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? दिल्ली के शासक थे वो थे एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। एके यानी अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1316 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी। अब देखिए, कानड़ देव यानी जो जालोर दुर्ग है, ये कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग पर जो टोटल आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी उसका डिस्कशन करते हैं क्लास वाली, कल वाली क्लास का। तो देखिएगा, सर्वप्रथम जो आक्रमण वो करते हैं वो ये करते हैं एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जो ये आक्रमण करते हैं वो करते हैं 1305 ईस्वी के अंदर। कब करते हैं? 1305 ईस्वी में ये आक्रमण होता है। दोस्तों, इस आक्रमण की खासियत क्या थी? जब ये आक्रमण करते हैं कानड़ देव चौहान पर, तो कानड़ देव चौहान इस युद्ध में क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। तो कोई भी शासक अगर किसी की अधीनता स्वीकार करता है, इसका अर्थ होता है कि उसे किसी सेनापति या अपने पुत्र को उसके दरबार में नियुक्ति देनी होती है, यानी उस शासक की सेवा करनी होती है। तो ये जो है कानड़ देव चौहान, ये अपने पुत्र, जिनके पुत्र का नाम था बीरम देव, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, उनको ये दिल्ली दरबार में क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। और वहां पर वो कहानी शुरू होती है फिरोजा और बीरम देव की, जो हमने कल पढ़ी थी। अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वो होता है जो इस दुर्ग की कुंजी कहलाता है। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। इस सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं वो कौन करते हैं? कमालुद्दीन गुरक। कौन करते हैं? कमालुद्दीन गुरक करते हैं। कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? आक्रमण होता है। और इस सिवाना जो दुर्ग है, इस दुर्ग के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? सातल देव। कौन होते हैं? सातल देव होते हैं, ठीक है। उससे सिवाना दुर्ग को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो तीसरा आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो होता है
शम्स खां के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, शम्स खां के नेतृत्व में। और ये शम्स खां के नेतृत्व में जो आक्रमण होता है वो होता कब है? वो होता है 1309 ईस्वी में। कब होता है? 1309 ईस्वी में आक्रमण होता है। और इस जो ये आक्रमण होता है इसे बोलते हैं मलकाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? मलकाना का युद्ध। मलकाना का युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। और इस मलकाना के युद्ध में शम्स खां हैं वो क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो ठीक है, विजय कौन होते हैं? विजयी होते हैं कौन? वो होते हैं कानड़ देव। ठीक है, मलकाना के युद्ध में। लेकिन मलकाना के युद्ध में पराजित होने के बाद इसका जो आक्रमण, अगला आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है, कब होता है वो? वो होता है 1311 ईस्वी। कब होता है? 1311 ईस्वी। 1311 ईस्वी में जब ये आक्रमण होता है इनके ऊपर, तो फिर से यहाँ पर जो इनके सेनापति होते हैं, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं, वो होते हैं फिर से कमालुद्दीन गुरक। कौन होते हैं? कमालुद्दीन गुरक, जो इनके धुआंधार बैट्समैन थे, धुआंधार सेनापति थे, जो कभी युद्ध है वो मुश्किल से ही हारते थे। तो इसी कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में ये 1311 का आक्रमण करते हैं कानड़देव चौहान के ऊपर। कानड़देव चौहान के जो सेनापति थे वो थे दहिया बीका। कौन थे? दहिया बीका। और ये दहिया बीका है, इनके साथ विश्वासघात कर देते हैं। और विश्वासघात की वजह से ये कानड़देव चौहान है यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी केसरिया कर लेते हैं। और इनकी जो पत्नी थी जैतल देवी, वो जौहर कर लेती है। और जिस भी युद्ध में जौहर और केसरिया एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? साका बोलते हैं। तो जालोर दुर्ग का जो साका होता है वो कब होता है? 1311 ईस्वी के अंतर्गत होता है। तो ये थोड़ी सी हमने कहानी यहाँ पर चर्चा की। अब हम सुचारू रूप से पढ़ते हैं किसको? सिवाना दुर्ग के आक्रमण को, जो अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में करते हैं। देखिएगा, डिटेल से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखिएगा, ये है यहाँ पर ये देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये है कानड़ देव सॉरी सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। सिवाना, और सिवाना में जो शासक है वो कौन है? जो जालोर दुर्ग की कुंजी है। किस दुर्ग की? जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग की कुंजी, कुंजी यानी चाबी है। ठीक है, तो सिवाना के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? सिवाना के जो शासक थे वो कौन थे? सिवाना के शासक जो थे वो थे सातल देव। कौन थे? सातल देव। सातल देव इसके शासक थे। उसके बाद देखिएगा, इनकी जो पत्नी थी, इस सातल देव की जो पत्नी थी, उस पत्नी का क्या नाम था? मैणादे था। क्या था? मैणादे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मैणादे था। अब देखिएगा, इसके जो सेनापति थे, इनके क्या थे? सेनापति। इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? वो बावला था। कौन था? बावला। बावला क्या था? इनका सेनापति था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, ये सिवाना दुर्ग क्या था? ये सिवाना दुर्ग है वो गिरी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरी प्लस एरण दुर्ग था। क्या था? गिरी प्लस एरण दुर्ग था। कौन सा भी? सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सिवाना दुर्ग है वो गिरी प्लस एरण दुर्ग है। और इन दुर्गों की खासियत क्या होती है कि इनके मुख्य द्वार को अगर आप बंद कर दोगे तो यहाँ पर प्रवेश करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम सिवाना दुर्ग के बारे में तो हमने थोड़ी चर्चा कर ली। अब यहाँ पर देखते हैं दिल्ली के शासक के बारे में। तो दिल्ली का शासक उस वक्त कौन था दोस्तों? दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। दिल्ली किनकी है? दिल वालों की। और दिल्ली में शासन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक यहाँ पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा,
अब यहाँ पर जो है सिवाना के शासक जो थे सातल देव, इस सातल देव पर 1308 ईस्वी में आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में। आक्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कहां जाना था? कहां जाना था? जालोर दुर्ग के जो शासक थे कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान के जो पुत्र थे वीरमदेव, केवल उसी के लिए फिरोजा और वीरमदेव की जो प्रेम कहानी थी, उन प्रेम कहानी को लेकर ये इतना घमासान हो रहा था, इतना रोल ये जो शोर शराबा हो रहा था, सिर्फ उसी के लिए हो रहा था। उनकी लव स्टोरी जो है इनको बर्बाद करने पे तुली थी। तो 1308 में जो आक्रमण होता है वो किस लिए होता है? जालोर दुर्ग के जो शासक थे कानड़देव चौहान, उसके पुत्र जो थे वीरमदेव चौहान, उसको ही पकड़ने के लिए, वो भी जीवित पकड़ने के लिए जो जिद थी फिरोजा की और अलाउद्दीन खिलजी की, उसी के लिए युद्ध होता है। और युद्ध इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपको जालोर दुर्ग पर जाना होगा आक्रमण करने के लिए, उससे पहले आपको इस ताले को चाबी से खोलना होगा, तो यानी इस सिवाना दुर्ग को आपको पहले जीतना होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, वो क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है वो आक्रमण होता है कब? 1308 ईस्वी में। कब होता है? 1308 ईस्वी में आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में इनके जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? वो थे कमालुद्दीन गुरक। कौन थे? कमालुद्दीन गुरक। कमालुद्दीन गुरक जो थे वो इनके सेनापति थे, और इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? आक्रमण होता है। लेकिन हमने चर्चा किया कि ये क्या था? गिरी प्लस एरन दुर्ग था। गिरी प्लस एरन दुर्ग की कहानी हमने पहले पढ़ ली कि क्या वजह होती है। तो इनके जो दरवाजे थे वो बंद थे। तो ये कमालुद्दीन गुरक है वो एक चाल चलता है। चाल में ये संदेश पहुंचाता है किसको? सातल देव के पास। सातल देव के पास संदेश ये पहुंचाता है कि हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके साथ क्या करेंगे? संधि करेंगे। तो सातल देव चौहान है वो मान जाते हैं कि ठीक है, संधि कर लेते हैं। लेकिन सातल देव चौहान वही गलती करते हैं जो रणथंभ और दुर्ग के शासक हमीर देव चौहान करते हैं, और हमीर देव चौहान के बाद जो शासन करते हैं यहाँ पर वही गलती करते हैं कौन? सातल देव चौहान। तो सातल देव चौहान क्या गलती करते हैं दोस्तों? वो अपने सेनापति इस भावला को क्या भेज देते हैं? संधि करने के लिए कमालुद्दीन गुरक के पास भेज देते हैं। और कमालुद्दीन गुरक को ये कमालुद्दीन गुरक जो है वो भावला परिवार को क्या कर देते हैं? अपने बातों में ले आते हैं कि तू हमेशा क्या यहाँ पर सेनापति जी बनकर जीता आएगा या रहेगा, तो तुझे राजा नहीं बनना है क्या? तो ये इनको क्या इसी प्रकार से इनको क्या कर दिया जाता है? अपनी बातों में लेकर इसको जो जो ये दुर्ग है सिवाना दुर्ग, इस सिवाना दुर्ग में ये भावला जो है एक मामा देव कुंड था। क्या था? मामा देव कुंड। इस माम देव कुंड में या मामा देव कुंड के अंदर ये क्या मिला देते हैं? गो रक्त मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? गो रक्त मिला देते हैं। और गो रक्त मिला जब देते हैं तो सिवाना दुर्ग के जो राजपूत शासक थे या कोई भी हिंदू जो यहाँ पर सेनापति थे, क्या वो इस गोरक्त मिले हुए जल को पिएंगे? नहीं, कभी भी नहीं पिएंगे। वो पढ़ लेते हैं कि हम गोरक्त मिले हुए जल को कभी भी सेवन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं पिएंगे, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, अपनी इस भूमि को अपने खून से लहूलुहान कर सकते हैं, लेकिन गोरक्त मिले हुए जल को हम कभी भी सेवन नहीं करेंगे दोस्तों। तो भावला पवार जो है ये क्या करता है? इन पर विश्वासघात करता है। क्या करता है? विश्वासघात करता है। और इसी विश्वासघात की वजह से ये कमालुद्दीन गुरक जो है यहाँ पर सिवाना दुर्ग के अंदर क्या कर जाते हैं? अपनी सेना के साथ प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? भयंकर कत्लेआम होता है। और कत्लेआम होने के बाद यहाँ पर जो इसके शासक थे जिनका नाम था सातल देव, ये सातल देव क्या हो जाते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, या ये क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं। और इनकी जो ये पत्नी थी, ये पत्नी जो थी इनकी, वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो सातल देव और मैनादे केसरिया और जौहर कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस जिस भी दुर्ग के अंदर केसरिया और जौहर एक साथ हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? साका बोलते हैं। और ये
सिवाना दुर्ग के अंदर 1308 ईस्वी में क्या होता है, प्रथम शाखा होता है। क्या होता है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा होता है। ठीक है, ये तो थी कहानी। तो देखिए यहाँ पर सिवाना जो दुर्ग है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। 1308 ईस्वी में क्या होता है, इन पर आक्रमण होते हैं कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, सिवाना दुर्ग की और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति की। ठीक है, और इस दुर्ग पर जब विजेता हासिल हो जाती है, किसको, इसको, इस सिवाना दुर्ग पर विजयी हो जाते हैं कौन, विजयी हो जाते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका परिवर्तित नाम है वो क्या कर दिया जाता है, इसका परिवर्तित नाम, इसका जो परिवर्तित नाम है इस दुर्ग का, वो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा। इस दुर्ग का परिवर्तित नाम है वो क्या कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है खैराबाद। क्या कर दिया जाता है, खैराबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इस दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया जाता है। तो ये थी सिवाना दुर्ग की छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि ये क्लास जो हमने आपको समझाई है वो आपको समझ में आई हो। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 1308 ईस्वी के अंदर, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं और यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक जो थे वो कौन थे, सातल देव थे। कौन थे, सातल देव। और सातल देव वीर गति को क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो रानी थी, इनकी रानी है वो कौन थी, जैतल देवी, सॉरी मैणा देवी। कौन थी, मैणा देवी। ये मैणा देवी है वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। जोहर कर लेती है तो देख दोस्तों आपको पता ही है, केसरिया, केसरिया और प्लस जोहर दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। और साका बोलते हैं तो देखिएगा जालोर का, सिवाना का, ये क्या कहलाता है, सिवाना का जो प्रथम शाखा होता है, प्रथम शाखा जो होता है वो कब होता है दोस्तों, 1308 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो भावला, भावला पवार है, भावला, ये भावला क्या करता है दोस्तों, भावला विश्वासघात करता है, विश्वासघात यहाँ पर करता है। भावला है वो विश्वासघात करता है। ठीक है, और विश्वासघात करता है इसीलिए क्या हो जाते हैं, इस इसके गुप्त मार्ग से पता चल जाते हैं, और गुप्त मार्ग पता चलने के बाद इस दुर्ग में प्रवेश करते हुए ये जो कहानी घटती है। और फिर है अंत में क्या होता है, बावला की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या क्या कहते हुए कि तू अपने स्वयं के शासक का, स्वयं के सेवक का, स्वयं के राजा का नहीं हो सका, जिसके साथ तूने विश्वासघात कर दिया, तो हम आपके लगते भी कौन है, ना हम आपकी जाति में हैं, ना हम आपके धर्म में हैं। और इसी बात के साथ इनका क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने के बाद सिवाना दुर्ग का जो, सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम है वो क्या कर दिया जाता है, सिवाना दुर्ग का परिवर्तित नाम, जो परिवर्तित जो नाम है वो क्या कर दिया जाता है दोस्तों, वो खैराबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित नाम खैराबाद कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कहानी आगे की। 1309 ईस्वी के आक्रमण जो होता है किसके नेतृत्व में, शम्स खां के नेतृत्व में, जो मलकाना का युद्ध होता है उसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद 1311 के आक्रमण को हम पढ़ते हैं, देखिएगा सुचारू रूप से। तो देखिए यहाँ पर
देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं, ये है जालोर दुर्ग, कानड़देव चौहान, कानड़देव जो 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये कौन सा दुर्ग है दोस्तों, जालोर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, जालोर दुर्ग। ठीक है, जालोर दुर्ग जो है, इनके कानड़देव के एक पुत्र थे, जिनके पुत्र का क्या नाम था, कानड़देव जो है इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का क्या नाम था, वीरमदेव या बीरमदेव नाम था, ये आप सभी को पता ही। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था वो जेतल देवी था। क्या नाम था, जेतल देवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, जेतल देवी था। अब देखिए जालोर जो दुर्ग है दोस्तों, ये जालोर दुर्ग है वो भी क्या था, गिरी प्लस एरण दुर्ग था। क्या था, गिरी प्लस एरण दुर्ग, गिरी प्लस एरण दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, जालोर दुर्ग। ये बात भी आप ध्यान रखना। अब देखिएगा यहाँ पर कानड़देव जो चौहान है, इस कानड़देव चौहान के जो सेनापति थे उसका क्या नाम था। इस कानड़देव चौहान जो है, इनके जो सेनापति थे, सेनापति कानड़देव चौहान के सेनापति का नाम था दहिया बीका। क्या नाम था, दहिया बीका नाम था, दहिया बीका नाम था इनका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दिल्ली शासक, दिल्ली जो है दोस्तों, दिल्ली है दिलवालों की, और यहाँ पर दिलवाले शासक करते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं दिल्ली के अंदर। कहां पर, दिल्ली के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो पहला आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो होता है 1309 के अंदर। अब जो 1309 के अंदर जो ये आक्रमण होता है इनका, 1309 ईस्वी के अंदर, किस ईस्वी में, 1309 ईस्वी का जो ये आक्रमण होता है, ये किसके नेतृत्व में होता है, ये शम्स खां के नेतृत्व में होता है। किसके, शम्स खां के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है। और ये जो आक्रमण है वो मलकाना का युद्ध था। ये कौन सा युद्ध था, मलकाना का युद्ध, मलकाना का युद्ध था ये, मलकाना का युद्ध, मलकाना का युद्ध था दोस्तों। और इस मलकाना के युद्ध में होता क्या है, मलकाना के युद्ध में जो है इनकी ये क्या होते हैं, पराजित होते हैं। क्या होते हैं, पराजित होते हैं। कौन, समस्का, ये जो समस्का है वो क्या होते हैं, पराजित होते हैं। और विजयी कौन होते हैं मलकाना के युद्ध में, वो होते हैं कानड़देव चौहान। विजेता कौन थे, कानड़देव चौहान। तो देखिएगा 1309 ईस्वी के अंदर शम्स खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में जो ये युद्ध कहलाता है वो मलकाना का युद्ध कहलाता है। और इस मलकाना के युद्ध के अंदर पराजित होते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सेनापति शम्स खां, और विजेता कौन होते हैं, कानड़देव चौहान। इस मलकाना के युद्ध में पराजित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ, नए हथियारों के साथ, नई सेना के साथ और नए सेनापति के साथ 1311 ईस्वी में फिर से आक्रमण करते हैं कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। क्या करते हैं, 1311 ईस्वी के अंदर, कब करते हैं, 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में ये फिर से आक्रमण करते हैं। 1311 ईस्वी के अंदर ये क्या करते हैं, फिर से आक्रमण करते हैं। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ये क्या करते हैं, इनके ऊपर फिर से आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, फिर से आक्रमण करते हैं। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं। जब ये इनका आक्रमण होता है तो आक्रमण में हमने पढ़ा अभी कि इनके आक्रमण की बात अगर करें तो ये जो दुर्ग है दोस्तों वो गिरी प्लस एरण दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये, गिरी प्लस एरण दुर्ग है। और गिरी प्लस एरण दुर्ग की खासियत आपको पता है कि इस दुर्ग में प्रवेश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर से वही चाल कमालुद्दीन गुर्ग
फिर से चलते हैं, जो सातल देव के साथ चलते हैं, हमीर देव चौहान के साथ चलते हैं, वही संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है किसके पास? कानड़ देव चौहान के पास। कानड़ देव चौहान के पास जब ये प्रस्ताव भेजा जाता है संधि का, तो कानड़ देव चौहान इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है, हम क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही गलती करते हैं जो हमीर देव चौहान करते हैं और सातल देव करते हैं, वही गलती करते हैं। ये किसको भेज देते हैं? अपनी सेनापति है वो दहिया बीका को संधि प्रस्ताव लेकर कमालुद्दीन गुरक के पास फिर से भेज देते हैं। जो बाकी के राजपूत शासक जो गलती करते आ रहे थे, वही गलती फिर से करते हैं। कौन? कानड़ देव चौहान। ये इस दहिया बीका को कमालुद्दीन गुरक के पास जब संधि प्रस्ताव लेकर भेजा जाता है, संधि करने के लिए भेजा जाता है, तो होता क्या है दोस्तों, वही कमालुद्दीन गुरक इसको जाते ही विजय दहिया बीका को बोलते हैं कि आपको क्या सिर्फ और सिर्फ सेनापति बनकर ही जीवन व्यतीत करना है या आपको यहाँ का शासक भी बनना है? तो इनको तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और इस लालच में आ जाते हैं दहिया बीका। और दहिया बीका से कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप हमें इस दुर्ग के गुप्त मार्ग बताइए और गुप्त मार्ग बताकर आप अपने घर चले जाइए, बाकी का काम हम कर देंगे। आपको बुलाकर हमारी सेना और हम स्वयं और अलाउद्दीन खिलजी सभी आपका स्वागत करेंगे, एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में जालोर दुर्ग का। तो दहिया बीका जो है वो इनकी बातों में आकर इनके जालोर दुर्ग के जो टोटल गुप्त मार्ग थे वो बता देते हैं कमालुद्दीन गुरक को, और जो रहस्य सजोए रखने थे वो रहस्य सभी बताकर ये दहिया बीका कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? अपनी पत्नी जो थी इनकी इनकी पत्नी का नाम था क्षेत्रिया। क्या नाम था? क्षेत्रिया। और ये अपनी पत्नी क्षेत्रिया के पास चले जाते हैं और क्षेत्रिया के पास चले जाने के बाद ये कमालुद्दीन गुरक जो है वो अपनी सेना के साथ 1311 ईस्वी में आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर? जालोर दुर्ग के ऊपर। जब जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के समय लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कानड़ देव चौहान। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कानड़ देव चौहान। और इनकी जो पत्नी थी वो क्या कर लेती है? जैतल देवी। ये जैतल देवी क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? इनकी पत्नी जो क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और इनके पुत्र थे, इनके जो पुत्र का नाम था वो क्या था? वीरम देव या बीरम देव था। ये बीरम देव जो है दोस्तों, ये बीरम देव यहाँ पर क्या था? एक मंदिर था आशापुरी माता का। कौन सी माता का? आशापुरी माता का। आशापुरी माता का क्या था? मंदिर था। इस मंदिर के सामने क्या थी? बीरम चौकी थी। क्या थी? बीरम चौकी थी। इस बीरम चौकी पर आशापुरी माता के मंदिर के सामने जो बीरम चौकी थी, इस पर बैठकर बीरम देव आशापुरी माता के सामने बोलते हैं कि ये माता, मैं तो द्वंद्व में फंस गया हूँ, या दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ अगर मैं शादी करता हूँ तो मेरा धर्म का है वो नाश हो जाएगा। मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं होना देना चाहता, अपने अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन अपने धर्म के साथ किसी भी प्रकार का दगा नहीं कर सकता। तो ये बीरमदेव चौहान अपनी तलवार निकालते हैं और तलवार निकालकर अपनी गर्दन जो है वो तलवार से काटते हुए धड़ से अलग कर देते हैं दोस्तों। और वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं? आत्म हत्या कर लेते हैं। वीरमदेव चौहान क्या कर लेते हैं? इस आशापुरी माता के मंदिर के सामने क्या कर लेते हैं? हत्या कर लेते हैं, ठीक है, हत्या कर लेते हैं। और जब ये दहिया बीका अपनी पत्नी के पास जाता है और क्या कहता है कि तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, तो क्षेत्रिया बोलती है कि ऐसा क्या हो गया स्वामी, जब आप ये बोल रहे हो कि मैं आपकी रानी और आप राजा, तो आप कैसे राजा बन गए और मैं कैसे आपकी रानी बन गई? तो फिर से वो गाना गाता है, तू मेरी रानी मैं तेरा राजा। फिर क्या होता है दोस्तों? ये क्षेत्रिया उनसे पूछती है कि स्वामी बात तो बताओ, बात क्या हुई है? तो दहिया बीका बोलते हैं कि मैं कमालुद्दीन गुरग अलाउद्दीन खिलजी से ये वार्ता और ये अपनी संधि करके आया हूँ कि मैं अगर उन्हें जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बता दूंगा तो मैं जालोर का क्या बन जाऊंगा?
शासक बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा और तू मेरी रानी बन के रहेगी। ये बात जब क्षेत्रिया सुनती है तो क्षेत्राणी का खून जो है वो उबाल खाने लगता है। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अपने अंदर से जाकर कटार लेकर आती है और कहती है कि ए स्वामी, तू स्वामी कैसा है, तू तो गद्दार है, तू तो विश्वासघाती है। और तू अपने स्वामी जो जालोर का शासक है, अपना स्वामी है, अपना अन्नदाता है, उसके उसके उसको युद्ध के मैदान में छोड़कर अकेला भाग आया घर पे। और अब राजा बनने का ख्वाब तू देख रहा है। तू कितना बड़ा गद्दार इंसान है, तू कितना बड़ा विश्वासघाती इंसान है। दोस्तों, तो वो छतरानी कहती है कि तू अपने इस लालच की वजह से इस पूरे जालौर की जनता को एक मौत के मुंह में धकेल आया। तू यहाँ पर हजारों जो हत्याएं हैं उसका जिम्मेवार तू है। तो वो क्या कर निकालती है छतरानी, अपनी कटार से क्या कर देती है, दैया बिका की गर्दन है वो कलम कर देती है, धड़ से अलग कर देती है और उसकी नाड़ क्या है, काट देती है। तो ये छतरानी कहते हैं इतिहास में कि अगर छतरानी हो तो किसकी जैसी हो, क्षेत्रिया जैसी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर दैया बिका है, इसके बहुत बड़े विश्वासघात की वजह से, विश्वासघात विश्वासघात की वजह से क्या होता है, कानड़ देव चौहान को क्या करना पड़ता है, केसरिया करना पड़ता है, जैतल देवी को जौहर करना पड़ता है। और जो विरम देव जो थे उनको क्या करनी पड़ती है, आत्म हत्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब देखिएगा, जिस दुर्ग के अंदर जौहर प्लस केसरिया एक साथ हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। और जालौर दुर्ग के अंदर जो साका होता है वो 1311 ईस्वी के अंदर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो सिवाना दुर्ग के अंदर जो साका होता है वो कब होता है, सिवाना दुर्ग के अंदर जो का होता है वो 1308 ईस्वी में होता है। और रणथंभौर जो दुर्ग में साका होता है वो कब होता है, रणथंभौर में होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, जो राजस्थानी इतिहास का क्या कहलाता है, प्रथम शाखा कहलाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी किसकी, जालोर दुर्ग के शासक कर्णदेव चौहान, विरमदेव और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब इनकी विरमदेव की जो हत्या, यहाँ पर ये अपनी आत्म हत्या कर लेते हैं, तो सनवरा दादा सनवरा इनकी विरमदेव की कटी हुई गर्दन को काट के बक्से में पैक करते हुए कहा ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। और दिल्ली ले जाकर उसको फिरोजा के सामने रखा जाता है। तब फिरोजा उस डिब्बे को खोलती है तो विरमदेव की जो आंखें थी वो बिल्कुल सीधी देख रही थी। लेकिन जैसे ही फिरोजा उसको देखती है तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का द्वारा कि वो गर्दन है झुक जाती है, उंडी गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद वही दृश्य देखकर फिरोजा क्या करती है, अपने सच्चे प्रेमी को साबित करती है और फिरोजा जो है 27 नंबर की बस पकड़ती है और बस पकड़कर वो यमुना में छलांग लगाकर क्या कर लेती है, हत्या कर लेती है। दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उनकी याद में मकबरा बनाते हैं, कहां पर, जालोर दुर्ग के अंदर। और तोफ खाने मस्जिद का निर्माण कराते हैं, कहां पर, जालोर दुर्ग के अंदर। तो ये कहानी थी किसकी, जालोर दुर्ग और दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी की। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर लिख देते हैं जो बातें पढ़ी है, तो देखिएगा। पहली बात देखिएगा, 1309 ईस्वी के अंदर, 1309 ईस्वी में शम्स खां के नेतृत्व में, शम्स खां के नेतृत्व में मलकाना युद्ध होता है, जिसमें जिसमें कानड़ देव विजयी होते हैं। क्या होते हैं, कानड़ देव विजयी होते हैं। दूसरा जो युद्ध होता है 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन
गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण होता है और कानड़ देव केसरिया और उनकी पत्नी जैतल देवी जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो जिस दुर्ग के अंदर केसरिया प्लस जौहर एक साथ होता है तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और 1311 ईस्वी के अंदर जालोर दुर्ग में क्या होता है? ये साका होता है। जालोर दुर्ग में क्या होता है दोस्तों? ये साका होता है। ठीक है। अब हम बात करें तो देखिए, बीरमदेव आशापुरी माता के मंदिर के सामने बीरम चौकी पर आत्म हत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आत्म हत्या कर लेते हैं। ठीक है। और फिरोजा यमुना में कूदकर आत्म हत्या कर लेती है। ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, ऊपर से फिर से देखते हैं। यहां तक आपने देख लिया होगा। अब आगे देखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि दादा सनावर बीरमदेव का मृत शरीर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके आते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग में फिरोजा का मकबरा निर्माण करवाते हैं। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजे का निर्माण जालोर दुर्ग में करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? जालोर दुर्ग में करवाते हैं। ठीक है। और इसी अलाई दरवाजे को क्या कहते हैं? तोपे मस्जिद कहा जाता है। इसी अलाई दरवाजे को क्या कहा जाता है? तोपे मस्जिद कहा जाता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? जालोर तुर्क के अंदर होता है। ओके दोस्तों, तो ये टोटल कहानी थी किसकी?
जालोर की। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, अगर समझ में आई है, तो आप अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करते हुए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़े और हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास लेकर आ सके। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।